नमस्कार विद्यार्थियों। तर्क संग्रह के पाकजा पाकज निरूपण में हम पाकज के बारे में जानेंगे। अब यह जो प्रकरण है यह 24 गुणों के अंतर्गत निहित नहीं है, यह अलग से है। जब हमने रूप, रस, गंध और स्पर्श के बारे में जाना तो इनसे ही संबंधित यह बिंदु आज हम पढ़ेंगे। गुण में जो 24 गुण हैं वो क्रमशः चलेंगे, किंतु रूप, रस और गंध, स्पर्श इन चारों ही गुणों में एक विशेष बात होती है। उस विशेष बात को बताने के लिए वैशेषिक दर्शनवादियों ने कुछ पाकज और अपाकज के बारे में वर्णन किया है। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट लिखते हैं, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्यां पाकजमनित्यं च अन्यत्रापाकजं नित्यमनित्यं च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम्। रूपादि चतुष्टयम, चतुष्टय क्या? रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चार। पृथिव्याम यानी ये जो चार हैं ये पृथ्वी में, इनमें जो पाकज होता है, पाकज का मतलब पाक यानी पकने से, ज यानी उत्पन्न, पाक से या पकने से उत्पन्न होते हैं। और ये कैसे हैं? अनित्य हैं। यानी पृथ्वी में रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पाक से यानी पकने से उत्पन्न होते हैं और अनित्य हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश निश्चित है, तो उत्पन्न और विनाशशील वस्तु को अनित्य कहते हैं। अन्यत्र दूसरी जगहों पर अपाकजम नित्यम अनित्यम च, दूसरी जगहों पर पाक से उत्पन्न यदि किसी नित्य पदार्थ में है तो वह नित्य है, और अनित्य पदार्थ में है तो वह अनित्य है। यानी पृथ्वी के अतिरिक्त पाकज जो है वो नित्य भी है और अनित्य भी है, किंतु पृथ्वी में वह अनित्य ही है। किस में नित्य होती है? जितने भी नित्य पदार्थ हैं उनमें नित्य होती है, और जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें अनित्य होती है। अब नित्य पदार्थ कौन कौन से हैं? नित्य पदार्थ हैं परमाणु। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनका जो नित्य वाला भाग है वह है परमाणु रूप। परमाणु रूप न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो उत्पत्ति विनाश से रहित यह परमाणु, इसमें रहने वाला रूप, रस, गंध, स्पर्श, यह जिस पाक से उत्पन्न होता है या पाकज है जो उसमें परमाणुओं में, वह नित्य है। और अनित्य जितने भी कार्य द्रव्य हैं उनमें रहने वाला पाकज जो है वह अनित्य है। थोड़ा पाकज को समझने में, इसको इस शास्त्रीय दृष्टिकोण से पढ़ने में हल्की सी कठिनाई का अनुभव होता है, कुछ नई शब्दावली जैसी प्रतीत होती है। वस्तुतः यह नहीं है ही नहीं, ये वो ही है जो हम हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन बस इसे जब लिपिबद्ध किया गया, शब्दों में पिरोया गया, ये थोड़ा कठिन और अजीब सा लग रहा है। वस्तुतः क्या है पाकज? जब कोई भी चीज़ पकती है तो पकने से उसमें कुछ न कुछ विकृति या कुछ न कुछ उसके रूप में, उसके रस में, उसकी गंध में और उसके स्पर्श में परिवर्तन होता है। बस यही पाकज है। क्या परिभाषा लिखते हैं पाकज की? स्वयं तर्क दीपिका में अन्नम भट्ट लिखते हैं, पाकः तेजः संयोगः। पाक क्या है? यानी पकना क्या होता है? अग्नि का संयोग। किसी भी प्रकार की उष्णता अगर वह उसका संयोग होता है तो किसी भी वस्तु में परिवर्तन होता है, तो वही क्या कहलाता है? पाक कहलाता है। आवश्यक नहीं है कि वो ईंधन से उत्पन्न अग्नि हो, अथवा ईंधन से उत्पन्न अग्नि है, चाहे सूर्य की उष्णता है, अथवा किसी भी वस्तु के अंदर जो स्वयं की उष्णता है वह है, सभी प्रकार का तेज संयोग पाक कहलाता है। हम और अभी उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। और न्याय बोधिनी में जो संयोग की पाक की परिभाषा लिखी है वह है, पाको नाम विजातीय तेजः संयोगः। जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग जाति
प्रकार का जो तेज होता है उनका संयोग ही पाक कहलाता है। क्या अर्थ है विजातीय तेज संयोग का? देखिए, एक ऐसा तेज होता है, विजातीय का मतलब अलग तरीके का। विजातीय जिसकी जाति एक जैसी नहीं हो, यानी जो एक प्रकार का नहीं हो, वह विजातीय तेज कहलाता है। तो विलक्षण या विजातीय तेज के संयोग को पाक कहते हैं, ऐसा न्यायबोधनिकार कहते हैं। और जो इस प्रकार के पाक से उत्पन्न होता है, पकने से उत्पन्न होता है, उसे पाकज कहते हैं। यानी जब वस्तु पकी जाती है, पकाई जाती है अथवा वह स्वयं पकती है, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं आम का। आम का जो रूप होता है, किसी किसी आम का रूप हरा होता है और कोई कोई आम पीला हो जाता है। तो जब आम को हमने कोई ऐसे तृणपुंज में रख दिया है, किसी भी स्थान पे रखा, अब देखिए उसके रूप में, रस में, गंध में और स्पर्श में परिवर्तन होता है। तो न्याय बोधनिकार का कहने का तात्पर्य है कि उसमें रूप में परिवर्तन करने वाले जो परमाणु है या जो पाक है, जो तेज संयोग है, वह तेज संयोग अलग प्रकार का है। उसके गंध में परिवर्तन करने वाला तेजा संयोग अलग प्रकार का है। उसके रस में परिवर्तन करने वाला तेज संयोग अलग प्रकार का है और इसके स्पर्श में परिवर्तन करने वाला तेज संयोग अलग प्रकार का है। तो रूप में, रस में, गंध में और स्पर्श में, चारों में परिवर्तन जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। इसे किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है? मान लीजिए आपने कोई बाज़ार से आम खरीदा, वह अभी पूरा पका हुआ नहीं है, जिसे हम केरी भी कह सकते हैं। तो जब हमने उसको किसी ऐसे स्थान पर रखा जहाँ पर थोड़ी उष्णता हो, अब उस उष्ण संयोग से या तेजा संयोग से हो सकता है कि आपने आम निकाला तो वह आम थोड़ा सा नरम हो गया है, तो उसके स्पर्श में परिवर्तन हो गया है, लेकिन उसका जो रूप है वह अभी भी हरा है। उसमें जो मिठास आनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं आई है और उसकी गंध में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो केवल एक ही प्रकार के तेज ने कार्य किया और उसके स्पर्श में ही परिवर्तन हुआ और स्पर्श जो पहले कठोर था उसके स्थान पर वह मुलायम हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आम को पकने के लिए रखा आपने घास के पुंज में और उसमें से क्या निकल कर आया, हमने देखा कि उसके रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन उसकी जो मिठास थी वह अभी भी नहीं आई है, उसमें अभी भी वह अम्लीयपन है उस आम में। तो इन सब बातों से वे सिद्ध करते हैं कि जो तेज संयोग होता है वह अलग अलग होता है और अलग अलग प्रकार के तेज संयोग से, यानी रूप में परिवर्तन करने वाला तेज संयोग अलग प्रकार का होता है। इसी प्रकार रस में, गंध में और स्पर्श में भी अलग अलग प्रकार का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आम को घास पुंज में रखने के बाद सभी प्रकार के आमों में चारों प्रकार के परिवर्तन एक साथ होते, जबकि ऐसे परिवर्तन नहीं देखे गए हैं। और इन्हीं परिवर्तनों से वो स्पष्ट करते हैं कि अलग अलग प्रकार का तेज संयोग अलग अलग प्रकार के रूप, रस, गंध और स्पर्श को परिवर्तित करने में या पाकज होने में होते हैं, कारण होते हैं। और इसका एक उदाहरण और भी कहते हैं कि, अच्छा वो आगे बताएंगे इसको। तो इसमें मैंने आपको एक और बात बताई है, तो पाक का मतलब विजातीय तेज संयोग होता है। अब हाँ, इसी के अंतर्गत एक बात और समझते हैं। देखो कैसे विजातीय तेज संयोग होता है, कैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श के पृथक पृथक पाक होते हैं। देखिए गाय जो होती है वो तृण खाती है, घास चरती है और भूसा इत्यादि खाने के बाद तो घास जब उसके पेट में पहुंचती है तो वह स्थूल घास आदि का पहले नाश हो जाता है और जिन परमाणुओं से तृण का आरंभ हुआ था वहाँ तक उसी रूप में पहुँचता है। कहने का मतलब वो तृण चबा चबा कर वो परमाणु रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, जहाँ से तृण बनना प्रारंभ हुआ था। फिर उसमें पाक के कारण उसके रूप में परिवर्तन होता है। उन तृण का आरंभक परमाणुओं में तेज का संयोग होता है, उसके पूर्व वाले रूप का नाश होता है
और फिर उसमें दूध बनना प्रारंभ होता है ना। क्योंकि तृण है, उन्हीं के जब रूप का नाश होगा तभी तो उसमें दूध बनना प्रारंभ होगा, फिर उसमें रूप भी परिवर्तन होता है, उसी प्रकार उसका रस भी परिवर्तन होता है और उसके स्पर्श में भी परिवर्तन होता है। तो दूध के जो आरंभक परमाणुओं में पाकवश ही ऐसा होता है, मतलब तृण के प्रारंभक परमाणुओं में जब पाक का संयोग होता है तब उसमें दूध बनना प्रारंभ होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पुरानी वस्तु है, जो पुरानी चीज़ थी, मतलब जो तृण है, उसके आरंभक परमाणु जो है वो पूरी तरह से विनाश होते हैं और उसके स्थान पर फिर वो नई चीज़ रूप रस गंध स्पर्श से बननी प्रारंभ होती है। तो एक ही प्रकार का तेज संयोग नहीं है, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार का तेज संयोग है। तो अभी अभी हमने जो बात की कि पूर्व प्रकार के उसके गुणों का पूर्णतः नाश होना और फिर नए नए उसका नई प्रकार की वस्तु का बनना, इन्हीं में विचारधाराओं के भेद से दो प्रकार के वर्ग बन गए। एक कहलाया पीलूपाकवादी वैशेषिक और दूसरे हैं पिठरपाकवादी न्यायिक। न्यायिक पिठरपाकवादी और पीलूपाकवादी वैशेषिक। कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पिठरपाकवादी कौन है अथवा न्यायिकों को क्या कहा जाता है पाकज के संबंध में। तो पीलूपाकवादी वैशेषिक है और पिठरपाकवादी न्यायिक है। अब इनके मत को समझने का एक साधारण सा तरीका है कि ये जो वैशेषिक हैं इनका एक विशेष द्रव्य है या विशेष बात जो है वो है परमाणु। परमाणु को ये विशेष रूप से मानते हैं कि हर वस्तु का अंदर एक विशेष परमाणु होता है, इसीलिए इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है। तो ये क्या क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमने अभी दूध की बात की थी कि तृण जो है वह पूर्व रूप का नाश होता है, और नाश कैसा, परमाणु तक उसके पूर्व रूप का नाश हो जाता है और फिर पुनः परमाणु परमाणु करके नए रूप की उत्पत्ति होती है। ये घट के संबंध में भी ऐसा ही कहते हैं कि मान लीजिए एक घट जो है उसको पकाया जाता है, तो पहले जो घट होता है वो श्याम वर्ण का होता है, यानी काले रंग का होता है। फिर उसमें वो जब पाक की उत्पत्ति की जाती है तो वो पूर्व वाले घट का पूरी तरह से नाश होता है, और फिर उसके प्रत्येक परमाणु में वो रक्त घट की एक एक करके परमाणु, फिर द्वैणुक त्रिश्रेणु चतुश्रेणु के हिसाब से फिर वो पूरा दूसरा घट बनता है और वो रक्त घट की उत्पत्ति हो जाती है, यानी पके हुए घट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से पाक कार्य करता है, यानी विजातीय तेजों का जो संयोग है, तेज का संयोग से कार्य होकर और नई वस्तु की उत्पत्ति होती है। ये मत तो है वैशेषिक दर्शनवादियों का, यानी पीलूपाकवादियों का। और जो दूसरे मत को मानने वाले हैं न्यायिक, जिनको पिठरपाकवादी कहते हैं, उनका क्या कहना है, पूर्वस्य घटस्य नाशम विनयेव अवयवीनु अवयवेषु परमाणु पर्यंतेषु च युगपद रूपांतरेषु उत्पत्ति पिठरपाकवाद। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, पहले वाले घट का पूरी तरह से नाश नहीं होता है, उसके नाश हुए बिना ही उनके अवयवों में परमाणु पर्यंत तक और युगपद एक साथ ही पुनः उत्पत्ति होती है और फिर वो नया घट आ जाता है। यानी पहले वाले तो जो परमाणुओं को, पूरे घट को परमाणुओं में तोड़ रहे थे और फिर उसके अंदर पुनः रक्त घट की उत्पत्ति कर रहे थे, उसका विरोध करते हुए न्यायी कहते हैं कि पूर्व वाले घट का कोई नाश नहीं होता है, परमाणुओं तक ही पाक का तेज संयोग होता है और वह संपूर्ण घट में हो जाता है और एक साथ ही पूरे घट की उत्पत्ति होती है। देखिए, ये तो एक साथ ही पूरे घट की उत्पत्ति मान रहे हैं, और वो क्या मानते हैं कि परमाणु परमाणु, पुराना वाला घट पूरा समाप्त और नए वाले घट के अंदर एक 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 परमाणु के अंदर विजातीय तेज की संयोग की उत्पत्ति होती है और फिर पुनः नया रक्त घट उत्पन्न होता है। और ये कह रहा है कि अलग अलग टूटता नहीं है, अभी तो एक साथ ही नए घट की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये प्राचीन वैशेषिकवादियों में, पीलूपाकवादियों में और पिठरपाकवादियों में मतभेद है। तो घबराने और नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। पाक का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु में तेज का संयोग होने से उसके रूप में, रस में, गंध में और स्पर्श में परिवर्तन होना। कुछ वैशेषिक मानते हैं कि परमाणुओं तक पूर्व वस्तु का विनाश होता है और फिर उसमें एक परमाणु, फिर 2, फिर 4, फिर 6, इस तरह से परमाणु परमाणु करके नई वस्तु का
उत्पन्न होता है। और जो न्यायिक मानते हैं वो ये कि कोई भी वस्तु पूरी तरह से नाश नहीं होती, एक साथ ही उनके अंदर तेज संयोग से विकृति उत्पन्न होती है। बस यही पाकज और अपाकज का निरूपण है। अब यह पाकज जो है, चूंकि पृथ्वी में रहता है अनित्य, इसलिए जो उत्पन्न होगा वह नष्ट हो जाएगा। तो जो उत्पन्न, जिस प्रकार पृथ्वी में पाकज यानी तेज का संयोग होने से रूप रस गंध स्पर्श में जो परिवर्तन होता है वह उत्पन्न होने के बाद में विनाश भी हो जाता है। और नित्य परमाणुओं में रहने वाला जो पाकज है वह हमेशा नित्य रहता है, और जितने भी कार्य पदार्थ और भी हैं उन सब में अनित्य होता है। परंतु याद रखने की बात इसमें यही है कि पृथ्वी में जो पाकज है वह अनित्य ही है। तो आज के इस कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट गुण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।